नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कंसोलिडेटेड सिंकिंग फंड के बारे में। अक्सर आपने सुना होगा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट, पब्लिक अकाउंट्स के बारे में सुना होगा, लेकिन आपने शायद ही किसी ने ये कंसोलिडेटेड सिंकिंग फंड सुना होगा। ये फंड बेसिकली मेंटेन किया जाता है आरबीआई के द्वारा और इस फंड के थ्रू यहाँ पर जो राज्य हैं, स्टेट हैं, उनको काफ़ी मदद हो सकती है। तो ये कोरोना वायरस के बीच में, पैंडेमिक के बीच में आखिरकार इसकी इतनी ज़्यादा चर्चा क्यों चल रही है, काफ़ी कुछ जानने को है इस वीडियो में। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं हूं अंकित अग्रवाल और अपडेट के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर। मेरे लेक्चर की हर पीडीएफ आपको फेसबुक पर तो मिलेगी ही, प्लस साथ में आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं बाय सर्चिंग अंकित अग्रवाल ऑफिशियल। ध्यान रखिएगा, इसमें 26,000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं, यही वाला चैनल ज्वाइन करिएगा। और अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका है। स्टडी IQ लाया है आपके लिए स्मार्ट कोर्सेज, जिसके थ्रू आप अपनी प्रिपरेशन और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो जैसा कि आप न्यूज़ में देख सकते हो, यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट्स गेट सम रिलीफ इन लोन रीपेमेंट। मतलब कि यहाँ पर इस हेडिंग से आपको क्या समझ में आ रहा है कि राज्य सरकारों ने कुछ लोन लिया था, अब उस लोन का कुछ रीपेमेंट करना है। आपको पता है ना, जो सरकारें होती हैं वो भी कुछ बोरो करती हैं, तो उसका रीपेमेंट उनको करना होता है। तो रीपेमेंट के लिए सरकारों का जो रेवेन्यू है, जो पैसा है, अगर वो रीपेमेंट करेंगे तो कम हो जाएगा। इसको देखते हुए यहाँ पर कुछ उनको रिलीफ मिल जाएगी। रिलीफ कैसे मिलेगी? इस कंसोलिडेटेड सिंकिंग फंड की तरफ से। तो इसके बारे में हम जानेंगे, लेकिन सबसे पहले तो आप ये समझो कि ये सिंकिंग फंड का क्या मतलब है, तब आपको समझ में आएगा कंसोलिडेटेड सिंकिंग फंड। तो पहला लाइन अगर आप इसको पढ़िए, सिंकिंग फंड का क्या बोल रहा है ये? इट इज़ अ फंड। पहली बात तो एक फंड है, कोई बक्सा है, वहां पर कुछ हम पैसा डाल रहे हैं और एक तरह का ये फंड है, ठीक है। कंटेनिंग मनी सेट असाइड और सेव टू पे ऑफ अ डेट और बॉन्ड। देखिए, इसको एक एग्जाम्पल से हम समझते हैं। सपोज रिलायंस कंपनी है, ठीक है। यूजुअली मैं रिलायंस का एग्जाम्पल लेता हूँ। तो सपोज रिलायंस कंपनी है, ठीक है। रिलायंस ने 10 साल पहले 100 करोड़ रुपए यहाँ पर उधार लिया था बॉन्ड के थ्रू, ठीक है। 100 करोड़ रुपए 10 साल पहले रिलायंस ने उधार लिया था बॉन्ड के थ्रू, ठीक है। अब 10 साल के बाद ये इसको रीपेमेंट करनी है रिलायंस को। वो जो टेन्योर था इस बॉन्ड का, ये था 10 ईयर्स का। तो अब 2020 में रिलायंस को ये 100 करोड़ रुपीस वापस देना है। तो आप सोच के देखिए, अगर अचानक से रिलायंस से कहा जाए कि 2020 में से आप अपने प्रॉफिट में से ये 100 करोड़ ये आप पब्लिक को दे दीजिए, क्योंकि आपने ये लिया था 10 साल पहले, तो जो रिलायंस कंपनी है उसके ऊपर अचानक से बहुत ज़्यादा प्रेशर आ सकता है इसको देखते हुए। तो यहाँ पर रिलायंस क्या करती है कि जब उसने ये बॉन्ड जारी किया था 100 करोड़ का, तो रिलायंस को पता था कि 10 साल के बाद उसको ये 100 करोड़ वापस करने होंगे। इसके लिए रिलायंस क्या कर रही थी, 2010 से उसने एक फंड बना दिया। अब उस फंड में क्या किया रिलायंस ने, हर साल 5-5 करोड़ रुपए उसके अंदर डालने लग गई। अब 10 साल के बाद ये टोटल फंड कितना का हो जाएगा? ये हो जाएगा 50 करोड़ का। अब आप सोच के देखिए, यहां पर अब 2020 में उसको 100 करोड़ लौटाने हैं, तो 50 करोड़ तो ऑलरेडी इस फंड में पड़ा हुआ है। तो रिलायंस का एक्चुअल में अब खर्च कितना आएगा? 50 करोड़। मतलब कि करंट ईयर में जो प्रेशर आएगा रिलायंस के ऊपर, वो सिर्फ 50 करोड़ का आएगा और 50 करोड़ वो इस फंड में से दे सकती है। तो ये जो फंड बनाया गया था, इसी को हम कहते हैं सिंकिंग फंड। और इससे रिलायंस को क्या मदद मिल रही है? रिलायंस को मदद मिल रही है कि अचानक से जो प्रेशर आ सकता है उसके ऊपर ये वापस लौटाने का, वो बहुत ज़्यादा प्रेशर ना आए, कुछ हिस्सा इसका यहाँ पर इस सिंकिंग फंड से दे दिया जाए। तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा सिंकिंग फंड क्या है। देखिए, अब सिंकिंग फंड के थ्रू यहाँ पर बहुत सारे बेनिफिट होते हैं कंपनी को। पहला होता है कि लोअर डिफॉल्ट रिस्क, मतलब कि हो सकता है सरकार, जो रिलायंस है उसका 2020 में फाइनेंशियल पोजीशन अच्छा नहीं है, ठीक है। तो 100 करोड़ जो लौटाने थे वो रिलायंस नहीं लौटा पा रही है। तो इसकी वजह से क्या होगा कि ऑलरेडी अगर उसने पहले से एक फंड बनाया होगा तो इस फंड में से वो पैसा लौटा सकती है। तो ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि रिलायंस डिफॉल्ट नहीं मानी जाएगी, क्योंकि उसने ऑलरेडी फंड बनाया था और वो अपना फंड, जो पैसा है उसने लिया था, वो लौटा रही है। तो इसलिए जो डिफॉल्ट का रिस्क होता है वो कम हो जाता है। दूसरा, यहाँ पर क्रेडिट वर्थीनेस, मतलब आपको पता है कि हर एक कंपनी की क्रेडिट वर्थीनेस होती है। जो जितनी ज़्यादा फाइनेंशियली स्ट्रांग कंपनी होगी उसकी क्रेडिट वर्थीनेस उतनी ज़्यादा होगी, ठीक है। और जितना ज़्यादा क्रेडिट वर्थीनेस होगा, उस जो भी बॉन्ड इशू करती है वो कंपनी, उस पर कम इंटरेस्ट देना पड़ेगा। जैसे कि सपोज मैं कहता हूं, एक है कंपनी ए, एक है कंपनी बी, ठीक है। मैं कहता हूं आपसे कि कंपनी ए ने एक सिंकिंग फंड बनाया हुआ है जिसमें एक्स्ट्रा पैसा वो ऑलरेडी डाल रखी है, ठीक है। एक है कंपनी बी जिसने कोई भी फंड नहीं बनाया है, और कंपनी बी एक बॉन्ड इशू करती है, कंपनी ए बॉन्ड इशू करती है। तो आप कौन से कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहोगे?
ठीक है, आप चाहोगे कि आप कंपनी ए में इन्वेस्ट करो, क्योंकि आपको पता है 10 साल के बाद जब आप अपना बॉन्ड वापस से ये लेकर जाओगे कंपनी ए के पास, वो कंपनी ए इस सिंकिंग फंड से आपको पैसे लौटा सकती है। मतलब जो डिफॉल्ट है वो नहीं करेगी, लेकिन कंपनी बी के पास तो कोई फंड नहीं है, इसलिए आप यहां पर इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहोगे। भले ही कंपनी ए आपको कम इंटरेस्ट दे रही हो, भले ही कंपनी बी ज़्यादा दे रही हो, लेकिन आप प्रेफर क्या करोगे? कंपनी ए पे करोगे। इसीलिए ये भी इसमें काफ़ी ज़्यादा मदद करती है। और तीसरा है फाइनेंशियल इंपैक्ट। जैसा कि मैंने बताया था कि 2020 में अचानक से यहाँ पर रिलायंस को बहुत ज़्यादा प्रेशर ना आ जाए 100 करोड़ देने का, इसलिए जो फाइनेंशियल इंपैक्ट है उसको भी बचाने में ये सिंकिंग फंड मदद करता है। अब अगर आपको सिंकिंग फंड समझ में आ गया तो यहां पर कंसोलिडेटेड भी समझ में आ जाएगा। जब मैं आपसे बात करता हूं कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया की, तो ये होता है आपका यूनियन गवर्नमेंट का। जब मैं आपसे कहता हूं कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट, ये हर एक राज्य का फंड होता है। जितना भी रेवेन्यू आता है वो किधर जाता है? इस कंसोलिडेटेड फंड में जाता है। तो यहां पर जब हम बात करते हैं, आपको पता है कि जितने भी सरकारें हैं देश के अंदर, चाहे कोई राज्य सरकार हो या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट हो, वो लोग भी तो बोरो करते हैं यहां पर, क्योंकि अक्सर आपने देखा होगा जब बजट पेश किया जाता है तो यहां पर एक्सपेंडिचर ज्यादा होता है सरकार का और रेवेन्यू कम होता है। तो जो गैप होता है, जो फिजिकल डेफिसिट जिसको आप कहते हो, इसको मीट करने के लिए सरकारें क्या करती हैं? बोरो करती हैं। अब जब सरकार बोरो कर रही है तो कुछ टाइम के बाद जो उसने बोरो किया था, पैसा उधार लिया था, वो वापस भी तो करना पड़ेगा। इसके लिए हम कहते हैं यहां पर कंसोलिडेटेड सिंकिंग फंड। जिस तरह से मैंने अभी आपको एग्जांपल बताया था एक कंपनी के माध्यम से, वैसे ही आप कह सकते हैं कि यहां पर जो राज्य सरकार है, ध्यान रखिएगा मैं यहां पर यूनियन गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं आपसे राज्य सरकारों की। जो हमारे देश में स्टेट्स हैं वो भी एक तरह का यहां पर फंड बनाते हैं ताकि जो भी उन्होंने उधार लिया है और वो आगे चलकर रीपेमेंट कर सकें। इसके लिए इस फंड में यहाँ पर लगातार वो पैसे डालते रहते हैं। मैंने आपको एग्जांपल में बताया था कि रिलायंस कंपनी हर साल 5 करोड़ उस फंड में डाल रही है, वैसे ही जो राज्य सरकार हैं वो भी इस फंड में पैसे डालते रहते हैं। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये जो फंड है वो मेंटेन किसके द्वारा किया जाता है? ये किया जाता है आरबीआई के द्वारा। और ये फंड इतना ज़्यादा जरूरी क्यों है? क्योंकि आपको पता है स्पेशली हमारे देश में हर 5 साल में यहाँ पर जो गवर्नमेंट है वो चेंज हो जाती है। और इसके लिए क्या होगा, सपोज यहाँ पर अगर गवर्नमेंट चेंज हो गई तो क्या करेगी? जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है वो बहुत ज़्यादा उधार ले लेगी, राइट, वो बहुत ज़्यादा उधार लगी और उसकी वजह से जो फ्यूचर में आगे आने वाली गवर्नमेंट है उसके ऊपर प्रेशर आ जाएगा पेमेंट करने का, राइट। इसको देखते हुए यहाँ पर एक फंड बनाना चाहिए जिसके थ्रू राज्य सरकार उसमें कुछ पैसे डालते रहे और आगे आने वाली सरकार है उस पर बहुत ज़्यादा प्रेशर ना आ जाए रीपेमेंट का। इसको देखते हुए ये फंड काफ़ी ज़्यादा काम आता है। अब मैं थोड़ा सा हिस्ट्री भी बता देता हूँ, कब बना ये फंड, क्यों बना। देखिए 1999 और 2000 में पहली बार कंसोलिडेटेड सिंकिंग फंड बनाया गया था, सेटअप किया गया था बाय आरबीआई। लेकिन स्टार्टिंग में अगर आप देखेंगे तो सिर्फ 11 राज्यों ने ये फंड बेसिकली अप्रूव किया। मतलब कि आरबीआई के पास इन्हीं 11 राज्यों, नाम लिखे हुए आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, इन्हीं 11 राज्यों का फंड था आरबीआई के पास। और आगे चलकर 12th फाइनेंस कमीशन, आपको पता है इस समय 15th फाइनेंस कमीशन चल रहा है, राइट। तो यहां पर वैसे ही 2005 से 10 तक ये 12th फाइनेंस कमीशन था। उन फाइनेंस कमीशन ने भी रेकमेंड किया था कि हर एक राज्य सरकार के द्वारा इस तरह के फंड बनाने चाहिए ताकि जो फाइनेंशियल पोजीशन है राज्यों की वो लगातार मेंटेन होती रहे। और फाइनेंस कमीशन ने यह भी कहा था कि इस फंड का जो यूज़ है वो सिर्फ लोन रिपेमेंट के लिए होना चाहिए। मैंने आपको क्या बोला था कि यहाँ पर जो राज्य सरकार लोन ले रही है उसी के लिए यहाँ पर जब लोन रिपेमेंट करना है तभी इसमें से, इस फंड में से हम इस्तेमाल करेंगे। अदरवाइज क्या होगा, कभी कोई डिजास्टर आ गया, कोई स्कीम निकालनी पड़ी, उन सब के लिए ये फंड नहीं यूज़ किया जा सकता। लेकिन आपको पता ही है कि रिकमेंडेशंस तो बहुत आते हैं लेकिन जरूरी नहीं है कि सारे राज्य उसको अपनाएं। इसको देखते हुए आपको ध्यान रखना है सभी राज्यों का कंसोलिडेटेड सिंकिंग फंड नहीं है। यहां पर मैं अभी आपको बताऊंगा कि सिर्फ 22 राज्य, 22 स्टेट्स हैं जिन्होंने ये अभी तक फंड बनाया है और ये फंड मेंटेन किया जाता है आरबीआई के द्वारा। और इस फंड में जो कंट्रीब्यूशन किया जाता है राज्यों के द्वारा वो करीब 1 से 3% ऑफ टोटल आउटस्टैंडिंग मार्केट लोन, मतलब कि हर साल जितना भी उस राज्य सरकार ने जो भी लोन लिया है, ओवरऑल टोटल जितना लोन हो गया है उस राज्य का, उसका 1 to 3% यहाँ पर इस फंड के अंदर उस राज्य सरकार के द्वारा डाला जाता है। और इसको देखते हुए जो लेटेस्ट आंकड़ा है
पूरे देश के राज्यों का जो फंड बना है, मतलब हर एक राज्य सरकार कुछ फंड बनाती है, राइट, जो कि आरबीआई के द्वारा मेंटेन किया जाता है, लेकिन आप टोटल ये फंड मिला दोगे हमारे देश का, हर राज्य सरकार का, तो करीब 23 स्टेट, सॉरी यहां पर मैंने अभी आपको 22 बोला था, ध्यान रखिएगा, ये 23 स्टेट्स के द्वारा मेंटेन बनाया गया है। और लेटेस्ट आंकड़ा के हिसाब से यहां पर 1.3 लाख करोड़ यहां पर इस ओवरऑल फंड में आपको मिलेगा। अब हम आते हैं अपने करंट अफेयर्स पर। करंट अफेयर्स में क्या है कि यहां पर आपको पता है कि कोरोना वायरस की वजह से राज्यों की जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो अच्छी नहीं है, तो आपको पता है कि 2020 में भी यहां पर कुछ पेमेंट करना होगा राज्यों को, जो भी उन्होंने पास्ट में लोन लिया है। तो पहले जो भी लोन लिया था उसकी जो भी मैच्योरिटी डेट 2020 में आएगी, उसका यहां पर राज्यों को पेमेंट करना होगा, लेकिन राज्यों के पास पैसे नहीं है। तो यहां पर ये जो 1,30,000 करोड़ का फंड है, इसमें से आरबीआई ने कहा है कि हम कुछ रिलैक्सेशन देंगे और इसमें से एक्स्ट्रा आप 13,300 करोड़ रुपए निकाल सकते हो और आपका जो भी लोन का बकाया है वो आप पे कर सकते हैं। मतलब कि आप देखिए, जितना भी लोन रिपेमेंट करना है राज्य सरकारों को, उसका 45% अब राज्य सरकार इस फंड के थ्रू कर पाएंगी। मतलब कि जो फाइनेंशियल प्रेशर आने वाला था राज्यों सरकार के ऊपर, वो अब कम आएगा। अब इसमें अगर आप देखेंगे तो कौन से राज्य सरकार को सबसे ज्यादा फायदा होगा? अब उन्हीं को ज्यादा फायदा होगा जिन्होंने सबसे ज्यादा इस फंड में पैसा डाला था। तो अगर आप देखिए तो महाराष्ट्र सरकार के द्वारा इस 1,30,000 करोड़ में से अकेले 40,000 करोड़ महाराष्ट्र ने इस फंड में डाला था। फिर सेकंड नंबर है गुजरात, उड़ीसा और फिर वेस्ट बंगाल। मतलब कि ये सारे राज्य ऐसे होंगे जिनको सबसे ज्यादा फायदा होने वाला है। तो आई होप दोस्तों ये जो पूरा वीडियो था आपको क्रिस्टल क्लियर समझ में आ गया होगा क्या चीज़ थी ये। और मैंने रिसेंटली भी एक वीडियो बनाया था, अभी तक अगर आपने नहीं देखा है तो ध्यान रखिएगा। इसमें मैंने आपको बोला था कि जो फिजिकल डेफिसिट होता है, एक लिमिट होती है राज्यों के ऊपर बोरो करने की, वो 3% थी। इसको बढ़ाकर सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा है अब 5% आप फिजिकल डेफिसिट आप कर सकते हो। तो ये वाला भी वीडियो चाहे तो आप देख लीजिएगा। लास्ट में जाने से पहले मेरा आपके लिए क्वेश्चन है, आप क्या मुझे बता सकते हैं कि ये जो कंसोलिडेटेड सिंकिंग फंड है जिसमें राज्य सरकार अपना पैसा डालती है, और जैसा कि मैंने बताया इस फंड को कौन मैनेज करता है? आरबीआई। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में कि क्या आरबीआई इस फंड के लिए कुछ इंटरेस्ट देती है राज्य सरकार को? कैन यू टेल मी, अगर देती है तो कितना % इंटरेस्ट देती है? पहले तो आप ये जानो कि क्या ये इंटरेस्ट मिलता है कि नहीं मिलता है। ठीक है, रिसर्च करिए, जानिए, गूगल करिए इसके बारे में। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, देखता हूं कौन इसके आंसर कर पाता है। अगर आप मुझसे इकोनॉमी पढ़ना चाहते हो तो यहां पर मेरा कोर्स लॉन्च हो चुका है 1000 MCQ का। स्टडी IQ ऐप पर जाकर आप इसको परचेस कर सकते हैं। यहां पर जो स्टैटिक पार्ट है इकोनॉमी का, वो मैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के थ्रू कराऊंगा। स्पेशली जो यूपीएससी और स्टेट लेवल के एग्जाम्स होते हैं, यहां पर आपको अच्छे से आ जाएंगे। अगर आप मेरा डेली यूपीएससी MCQ कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये भी अवेलेबल है। किसी भी इंक्वायरी के लिए आप मुझसे डायरेक्टली इंस्टाग्राम पर जुड़ सकते हैं, यहां पर भी मैं डेली एक MCQ डालता हूं, आप प्ले कर सकते हो। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।